जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज़ाद इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा की थी और मेवाड़ राज्य के इतिहास में लास्ट के अंदर हमने रण सिंह पे छोड़ा था। उसी रण सिंह से हम इस क्लास के अंदर अध्ययन स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रण सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं मिलती, बस इतना है कि रण सिंह और करण सिंह एक ही नाम है। रण सिंह और करण सिंह क्या है? एक ही नाम है। याद कैसे रखेंगे? रण सिंह और करण सिंह, करण और रण दोनों में रण आ रहा है, तो रण सिंह और करण सिंह ये हम एक नाम याद रख लेंगे। अब रण सिंह और करण सिंह के बारे में और क्या मिलता है कि इनके पुत्र थे कौन कौन। एक का नाम तो क्या था? क्षेम सिंह। दूसरा कौन था? राहप। क्षेम सिंह ने अपनी अलग शाखा चलाई और राहप ने अपनी अलग शाखा चलाई। कहने का मतलब ये कि जो गोहिल वंश था वो दो शाखाओं में बंट गया। जैसे कांग्रेस का आपने देखा होगा, कांग्रेस में एक नरम दल था, एक गर्म दल था, ऐसे ही ये भी एक शाखा थी, गोहिल शाखा। ये भी दो शाखाओं में बंट गई और एक शाखा तो कौन सी कहलाई? एक शाखा कहलाई रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल शाखा। और इसी रावल शाखा को और क्या बोलते हैं? राघव शाखा। कौन सी शाखा? राघव शाखा। और राघव शाखा के अलावा इसी को ही हम बोलते हैं बेटा गोहिल शाखा। कौन सी शाखा? गोहिल शाखा। राहप की अगर बात करें तो राहप ने जो शाखा चलाई थी ये कौन सी शाखा थी? राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। इसी के साथ ही इन्होंने सिसोदिया शाखा की क्या की थी? स्थापना की थी। सिसोदिया शाखा की क्या की थी? स्थापना की थी। तो राणा शाखा या सिसोदिया शाखा की स्थापना तो की थी राहप ने, और रावल, राघव या गोहिल शाखा की स्थापना किसने की थी? क्षेम सिंह ने। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? और एक चीज़ और कि सिसोदा गांव की भी स्थापना की थी। सिसोदा गांव की स्थापना भी किसने की थी? राहप ने की थी। ये सारी जानकारी तो राहप की और ये सारी जानकारी किसकी? क्षेम सिंह की। अब क्षेम सिंह के बाद में क्षेम सिंह ने जो रावल शाखा चलाई उसमें हम बात करते हैं रावल सामंत सिंह की। किसकी बात करते हैं? रावल सामंत सिंह की। ये कौन सी शाखा है? इन्हीं क्षेम सिंह की शाखा है जिसमें शासक कौन बनता है? रावल सामंत सिंह। और रावल सामंत सिंह की अगर हम बात करें तो रावल सामंत सिंह कौन थे? ये थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के बहनोई थे। क्या थे? बहनोई। कैसे थे? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय की बहन थी, उसका नाम था पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा। इस पृथ्वीबाई प्रभा के घराड़ा थे। क्या थे? घरवाला। कौन थे? रावल सामंत सिंह। तो पृथ्वीराज तृतीय के क्या लगे? बहनोई। आगे चलते हैं। एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। बताओ बेटा कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? जल्दी से बताइए कब हुआ था। जल्दी से बताइए कब हुआ था। कमेंट कीजिए फटाफट से। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? कब हुआ था? कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी सहायता की थी? इन पृथ्वीराज तृतीय की क्या की थी? सहायता। पृथ्वीराज तृतीय की सहायता की थी।
पृथ्वीराज तृतीय की सहायता की। अफसोस, अफसोस कैसे, दुखद घटना कैसे, किस तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के इस युद्ध में रावल सामंत सिंह वीर गति को, कौन सी गति को, वीर गति को प्राप्त हुए। इस तराइन के युद्ध में क्या हुआ कि जो रावल सामंत सिंह है ये लड़ते हुए, इस युद्ध में भाग लेकर के लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये जानकारी हमें किसकी मिलती है, रावल सामंत सिंह की। थोड़ा सा हम रावल सामंत सिंह के बारे में और जान लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलिए, हो गया होगा नोट, रफ कर देते हैं। रावल सामंत सिंह के बारे में थोड़ा सा क्या जान लेते हैं कि यहाँ पे तो मैं बैठाता हूँ किसको, रावल सामंत सिंह को, किसको, रावल सामंत सिंह को। चलिए जी, ये बैठ गए कौन, रावल सामंत सिंह। इनके समकालीन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मेरे से मत पूछना भाई। रावल सामंत सिंह के समकालीन कौन थे, कीर्तिपाल चौहान। कौन थे, कीर्तिपाल चौहान। और कीर्तिपाल जो चौहान थे, इनका हमें पता है, इनकी एक उपाधि है, ये उपाधि तो बहुत फेमस है अभी। इस उपाधि का नाम है कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। कि तू क्या था, इनका निकनेम था, क्या था, निकनेम था। कीर्तिपाल चौहान का निकनेम और उपाधि क्या थी, कि तू एक महान राजा। इनके साथ मैं क्यों इनका तालमेल बिठा रहा हूँ, तालमेल नहीं बिठा रहा, तालमेल तो इनका बैठता ही नहीं था। ये अलग साम्राज्यवादी नीति के थे, ये अलग साम्राज्यवादी नीति के थे। कीर्तिपाल जो चौहान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण। ये बात है 1183 ईस्वी की, 1183 ईस्वी की। और आक्रमण किस पे कर दिया, रावल सामंत सिंह पे। दोनों महान शासक किसको जिताएं, बताओ। आप जिसको बोलोगे उसी को ही मैं जिता दूंगा। रावल सामंत सिंह को जिताएं या कीर्तिपाल चौहान को। कई सोच रहे हैं सर रावल सामंत सिंह पढ़ रहे हैं, रावल सामंत सिंह को जिता दीजिए। बेटा हमारे हिसाब से इतिहास नहीं चलता, इतिहास तो चल गया जो चलना था। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि घटना क्या हुई। घटना ये हुई, आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद में रावल सामंत सिंह जो है ये क्या हो गया, पराजित। और पराजित होने के बाद में चुपचाप वापस चला जाएगा क्या, वापस ही चला जाता तो आक्रमण क्यों करता इस पे। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, जो इसका क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, आहड़। इस आहड़ पे क्या कर लिया, आहड़ पर अधिकार कर लिया। आहड़ पर क्या कर लिया, आहड़ पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में आहड़ किनके अधीन आ गया, कीर्तिपाल चौहान के। अब रावल सामंत सिंह का जो काल है वो चला गया। उसके बाद में इनका एक उत्तराधिकारी आता है। कौन आता है, उत्तराधिकारी आता है। उस उत्तराधिकारी का नाम क्या मिलता है, कुमार सिंह। क्या मिलता है, कुमार सिंह। अब कुमार सिंह की अगर बात करें तो रावल सामंत सिंह जो है
इनका उत्तराधिकारी कुमार सिंह ये अपने पिता की हार का बदला लेता है। किससे? कीर्तिपाल चौहान से। किससे लेता है? कीर्तिपाल चौहान से। यहाँ तक छोड़ो, यहाँ तक एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि रावल सामंत सिंह की यहाँ तक ही कहानी है। उसके बाद में जो वापस आहड़ पर अधिकार करके देगा वो उनका उत्तराधिकारी कुमार सिंह करके देगा। तो रावल सामंत सिंह की ये कहानी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए जी, रावल सामंत सिंह के बाद में रावल सामंत सिंह के बाद में ये रहा हमारा रावल सामंत सिंह। रावल सामंत सिंह के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन? रावल कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह। और रावल कुमार सिंह के बारे में थोड़ी सी ही जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि एक तो सामंत सिंह के उत्तराधिकारी, सामंत सिंह के उत्तराधिकारी थे। दूसरी बात क्या मिलती है कि पुण्य आहड़ पर अधिकार किया। पुण्य क्या किया? आहड़ पर अधिकार किया। चौहानों के अधीन क्या थी? आहड़ थी। उस पे वापस से आक्रमण करके कुमार सिंह ने अपने आहड़ जो राजधानी है उस आहड़ को वापस से क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। युद्ध लड़के क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब आता है आगे रावल कुमार सिंह के बाद में 5 आंख वाला शासक कौन सा? रावल जेतर सिंह। कौन सा? रावल जेतर सिंह। शासनकाल इनका मिलता है 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक। क्लियर? 5 आंख वाला शासक कैसे? ऐसे पूछ रहे हो क्या? अरे बेटा इसके 5 आंखें थी। कितनी आंखें? 5 आंखें थी। अरे नहीं थी 5 आंखें भाई। इनको 5 आंख वाला शासक क्यों बोलते हैं वो बताते हैं हम आगे। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रावल चेतर सिंह को, जिनके बारे में एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए जी, हम अब बात करते हैं किसकी? रावल जेतर सिंह की। और रावल जेतर सिंह का शासनकाल बताइए। अभी मैंने बताया था, बताइए शासनकाल कब था? जल्दी से बताइए। 1213 से लेकर के 1253 तक। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो इनके काल को क्या बोला जाता है? मध्यकालीन। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? रावल जेतर सिंह के काल को। क्योंकि इनसे पहले जो भी राजा आए थे उन्होंने क्या है कि एक स्थायी जो साम्राज्य है उसका निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन रावल जेतर सिंह ने साम्राज्य को स्थायी बनाया। उसके बाद में कुछ निर्माण कार्य करवाए। निर्माण कार्य के कारण ही मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बोला जाता है। किसको? रावल जेतर सिंह के शासनकाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक
इल्तुतमिश था। कौन सा मिश? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था कहाँ का शासक? दिल्ली का। किनके समकालीन? रावल जेतर सिंह के। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रावल जेतर सिंह में के काल में समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए जी, और जानते हैं इनके बारे में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जेतल देवी था। क्या था? जेतल देवी। और जेतल देवी ने भी कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। कौन कौन से? एक तो जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पाशर्वनाथ कुंड का निर्माण करवाया। कुंड का निर्माण करवाया। क्लियर? उसके बाद में क्या करवाया? इसके अलावा श्याम पाशर्वनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ क्या? पत्नी का नाम जेतल, जेतल यानी रावल जेतर सिंह की पत्नी का नाम जेतल देवी, याद रह जाएगा। दो निर्माण कार्य करवाए थे। एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पाशर्वनाथ कुंड का निर्माण, दूसरा श्याम पाशर्वनाथ मंदिर का निर्माण रावल जेतर सिंह की पत्नी जेतल देवी ने करवाया था। अब बढ़ते हैं हम आगे। इनको क्या बोला जाता है? किन्हें? रावल जेतर सिंह को इन्हें 5 आंख का शासक बोला जाता है। 5 आंख का शासक बोला जाता है। क्लियर? 5 आंख का शासक किसको कहा जाता है? रावल जेतर सिंह को। अब बढ़ते हैं हम आगे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि 5 आंख का शासक क्यों बोला जाता है। इन्हें इसलिए भी 5 आंख का शासक बोला जाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार तो मैंने बताया था किसने किया था? बप्पा रावल ने। लेकिन पहली बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजधानी किसने बनाया? रावल जेतर सिंह ने। क्लियर? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए, इतना याद कीजिए कि 5 आंख का शासक किसे कहा जाता है? रावल जेतर सिंह को। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम आगे। चलें आगे? क्या चलते हैं। आगे मैंने बताया कि राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाने वाले प्रथम शासक रावल जेतर सिंह थे। कौन थे? रावल जेतर सिंह थे। किसको राजधानी? चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाले। तो हमें अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि सूर्य से लेके विजय भूप तक राजधानी अयोध्या। बप्पा रावल ने कौन सी राजधानी बनाई? नागदा को। और अल्लट या आलू रावल ने ऐसे आलू रावल और ऐसे अल्लट और ऐसे आहड़ राजधानी बनाई। और उसके बाद में रावल जेतर सिंह ने
पहली बार चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक रावल जेतर सिंह। चलिए, एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जेतर सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहा है। प्रथम विजेता कहा है। किसको? रावल जेतर सिंह को। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जेतर सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहा है। अगर आपसे ये पूछे सीधा ही कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बप्पा रावल। और अगर आपसे ये पूछे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता किसे कहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रावल जेतर सिंह को। चलें आगे, क्या आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और तो मैंने बता दी कि इनके समकालीन शासक था दिल्ली का कौन? इल्तुतमिश। अब हम इनके सैनिक अभियान देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? क्या है? पतंगाकार आकृति बनाई है मैंने राजस्थान की, और राजस्थान में यहाँ पे है मेवाड़। और मेवाड़ की बात करें अगर, तो मेवाड़ में राजा कौन था? जेतर सिंह। कौन था? जेतर सिंह। रावल लगाना मत भूलना, रावल जेतर सिंह। मेवाड़ का शासक रावल जेतर सिंह। इनके यहाँ पे तो कौन सा पड़ता है राजस्थान के? दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? शासक कौन था? बताया था अभी इल्तुतमिश। यानी दिल्ली में शासक कौन था? इल्तुतमिश। और अगर हम यहाँ चलें, कहाँ चलें? इधर चलते हैं। इधर में कहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मालवा। और मालवा का शासक कौन था? देवपाल परमार। क्या नाम था? देवपाल परमार। कहाँ का शासक? मालवा का शासक था। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे पड़ता है नाडोल। और नाडोल कहाँ है? नाडोल पड़ता है पाली में। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। और यहाँ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह शासक थे। कहाँ के? नाडोल, पाली के। यहाँ चलते हैं। इस साइड में हमारा एक एरिया कौन सा आता है? यहाँ लिख दे क्या? यहाँ लिख देते हैं, चलो, गुजरात। यहाँ बना दें क्या? यहाँ है गुजरात। दिखाई तो दे रहा है क्या? मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए ऊपर बना देते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है? गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में दो शासक थे। एक तो कौन था? वीर धवल। और दूसरा कौन था? लवण्य प्रसाद। वह लवण्य प्रसाद। तो समकालीन आपको याद रह जाएंगे कि मेवाड़ जो था, मेवाड़ में कौन सा राजा? रावल जेतर सिंह। और रावल जेतर सिंह जो था, इसके समकालीन दिल्ली में कौन सा शासक? इल्तुतमिश। और मालवा में कौन सा शासक? देवपाल परमार। और नाडोल पाली में कौन सा शासक? उदय सिंह। और अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा शासक? वीर धवल व लवण्य प्रसाद। समकालीन आपको याद हो जाएंगे। एक बार और देखना, दूसरी बार देखना, तीसरी बार तो डेफिनेटली आपको ये समकालीन शासक याद हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने किया क्या। सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण, इल्तुतमिश को हरा दिया। इल्तुतमिश को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। मालवा का शासक देवपाल परमार, इसको भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसके बाद में
गुजरात का शासक जो था वीर धवल व लवण्य प्रसाद, इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, नाडोल पाली जो है, नाडोल पाली में इसने रावल जेतर सिंह ने युद्ध लड़ने के लिए बोला, और नाडोल का जो शासक था थोड़ा शक्तिशाली था, लेकिन पहले क्या होता था, अगर शक्तिशाली है तो दूसरी नीति अपनाओ। कौन सी? विवाह वाली नीति इन्होंने अपनाई। और जो उदय सिंह की पुत्री थी एक, उसका क्या नाम था, रुग्गा देवी। क्या नाम था? रुग्गा देवी। उन्होंने कहा चलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करता, हम आपस में समधी बन जाते हैं। किसको कहा? उदय सिंह को। और उदय सिंह की पुत्री कौन थी? रुग्गा देवी। तो उसने कहा जेतर सिंह ने कि मेरा पुत्र है, उसका नाम है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह। उसका नाम ही तेज सिंह नहीं है, वाकई में बहुत तेज है। अगर आप तेज सिंह की शादी तुम्हारी पुत्री से, रुग्गा देवी से करवा दें, तो हम आपस में समधी और हम आपस में मिलके चलेंगे, और जो हमारा साम्राज्य है वो भी सुरक्षित रहेगा। हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आना। इस तरीके से हम साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाएंगे। उदय सिंह को ये चीज़ पसंद आई कि हाँ हो सकता है यहाँ पे ये शक्तिशाली है, कल को ये मेरे पे आक्रमण करे या मैं इस पे आक्रमण करूँ तो हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, लेकिन हमारे साम्राज्य में कोई भी विकास का कार्य नहीं होगा। तो उदय सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री रुग्गा देवी की शादी रावल जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ फिक्स कर दी। अब क्या हुआ, इन दोनों की क्या हो गई शादी। किसकी? तेज सिंह की। किसके साथ? रुग्गा देवी के साथ। तेज सिंह कौन था? रावल जेतर सिंह का पुत्र। रुग्गा देवी कौन थी? उदय सिंह की पुत्री। ये उदय सिंह वो उदय सिंह नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये उदय सिंह नाडोल पाली का शासक है। कौन? उदय सिंह। क्लियर हुई बात? यहाँ तक थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज़ इसके बाद में नोट भी करवाऊँगा कि क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हुई। क्लियर? चलिए, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और नोट कर लीजिए आप। क्या नोट करोगे? यही नोट करोगे जो मैंने बताया है। लिखो कि रावल जेतर सिंह के समकालीन मालवा शासक, रावल जेतर सिंह के समकालीन मालवा शासक देवपाल परमार थे। कौन थे? देवपाल परमार थे। लिख लिया क्या? जिसे जेतर सिंह ने क्या किया, जिसे जेतर सिंह ने क्या किया, पराजित किया। जिसे जेतर सिंह ने क्या किया, पराजित किया। लिख लिया क्या? रावल जेतर सिंह के समकालीन मालवा शासक देवपाल परमार थे, जिसे जेतर सिंह ने पराजित किया। अब चलते हैं आगे। गुजरात करवाया था, यहाँ पे करवाया था ना गुजरात। तो लिखो रावल जेतर सिंह ने गुजरात के, कौन सा वंश था वहाँ पे गुजरात में? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो लिखिए रावल जेतर सिंह ने गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक वीर धवल व, कौन सा? वीर धवल व लवण्य प्रसाद को क्या किया, पराजित किया। वीर धवल व लवण्य प्रसाद को क्या किया, पराजित किया। कहाँ पे? गुजरात में। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद में मैंने क्या करवाया था, यहाँ पे क्या करवाई थी, नाडोल। तो लिखो रावल जेतर सिंह ने नाडोल में कौन सा वंश था? नाडोल में वंश था चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। तो नाडोल के चौहान शासक उदय सिंह को पराजित किया। नाडोल के चौहान शासक उदय सिंह को क्या किया, पराजित किया। उदय सिंह को क्या किया, पराजित किया।
लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो आगे कि उदय सिंह ने, धीरे चलें क्या, चलिए, क्या लिखवाया था कि रावल जेतर सिंह ने नाडोल के चौहान शासक, नाडोल के चौहान शासक किसको? उदय सिंह को, नाडोल के चौहान शासक उदय सिंह को पराजित किया। लिख लिया। चलिए, उसके बाद में क्या लिखोगे कि उदय सिंह ने मेवाड़ के शासक, उदय सिंह ने मेवाड़ के शासक रावल जेतर सिंह के साथ, रावल जेतर सिंह के साथ मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ, मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ अपनी पुत्री रुग्गा देवी, अपनी पुत्री रुग्गा देवी का विवाह रावल जेतर सिंह के, रावल जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। रावल जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। यहाँ तक क्लियर क्या? अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे तो है हमारा कौन सा? रावल जेतर सिंह। शासनकाल क्या था? अब तो याद हो गया होगा। 1213 से 1253 तक किसका शासनकाल? रावल जेतर सिंह का। और रावल जेतर सिंह की बात करें तो समकालीन मैंने बताया था, समकालीन बताया था। यहाँ पे क्या थी? दिल्ली, दिल्ली में कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली में कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली में, ये क्या है? दिल्ली है। दिल्ली में इल्तुतमिश, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि रावल जेतर सिंह साम्राज्यवादी विस्तार नीति का, इल्तुतमिश जो है वो भी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का, ये भी अपने आप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ये तो भाई दिल्ली में बैठा था और दिल्ली का था, तो इसको तो अपनी गद्दी की फिक्र थी कि रावल जेतर सिंह कहीं साम्राज्य को बढ़ाता हुआ मेरे पे भारी ना पड़ जाए। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। घमासान क्या हुआ? युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था भुताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भुताला का युद्ध। और भुताला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो राजसमंद में भुताला एक जगह है और उसी का नाम क्या दे दिया? भुताला का युद्ध। क्योंकि वहीं पे कौन सा युद्ध लड़ा था? लड़ा गया था भुताला का युद्ध। और कब लड़ा गया था? 1226 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1226 ईस्वी में। और इसमें विजेता कौन होगा? इसमें विजेता कौन होगा? फटाफट बताइए। इसको जिताएं या इसको जिताएं? हम नहीं जिता सकते। ये तो इतिहास में लिखा गया है कि रावल जेतर सिंह क्या हुआ? विजयी। और इल्तुतमिश जो है वो बुरी तरह बुरी तरह हार गया। यानी भुताला के युद्ध में विजयी कौन? रावल जेतर सिंह विजय। कौन विजय? रावल जेतर सिंह विजयी होता है, विजयी होता है। और इल्तुतमिश क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। यानी इस युद्ध में विजयी कौन? रावल जेतर सिंह। पराजित कौन? इल्तुतमिश। क्लियर? चलिए, इसके बारे में नोट लगा के क्या लिखोगे? नोट लगा के लिखो कि गोपीनाथ शर्मा जो है, गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध का जो समय है वो 1222 से लेकर के 1229 तक बताते हैं। वैसे तो 1226 माना जाता है अगर राउंड फिगर में देखें तो, लेकिन गोपीनाथ शर्मा
अंदाज़ा सा बताते हैं कि लगभग ये 1222 से 1229 के मध्य हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने 1226 ही याद रखना है। गोपीनाथ शर्मा क्या लिखा, गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध का समय 1222 से 1229 तक का बताते हैं। चलिए आगे क्या लिखोगे कि इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, जो सैनिक थे उस मुस्लिम सैनिकों ने क्या किया, इस भूताला के युद्ध का बदला लेने के लिए अब इतने बड़े शासक इल्तुतमिश को हरा दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भी। अब इल्तुतमिश को क्या आया, गुस्सा आया, और इल्तुतमिश ने बोला अपने मुस्लिम सैनिकों को कि जाओ मुस्लिम सैनिकों, और जाओ कहाँ पे, मेवाड़ में, और मेवाड़ में जाकर के तुम क्या करो, जो उनकी राजधानी है उस राजधानी को तहस नहस कर दो। जैसे उसने मुझे भूताला के युद्ध में भूत बनाया था, वैसे आहड़ को क्या बना दो, भूत बना दो, और आहड़ में क्षतिग्रस्त कर दो, तहस नहस कर दो। किसने कहा, इल्तुतमिश ने, और अपने मुस्लिम सैनिकों को पहुंचा दिया कहाँ पे, मेवाड़ में। और मेवाड़ में आहड़ पे, उसकी राजधानी पे, किनकी राजधानी पे, रावल जेत्र सिंह ने जो राजधानी, रावल जेत्र सिंह की जो राजधानी थी, पहले आहड़ थी। आप सोच रहे होगे सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बाद में बनाई है, लेकिन क्यों बनाई है चित्तौड़गढ़, वो मैं आपको कारण बताता हूँ। ये इसका कारण है कि जो भूताला का युद्ध हुआ, इस भूताला के युद्ध में मुस्लिम सैनिकों ने जो पहले आहड़ राजधानी थी, उस आहड़ राजधानी के अंदर जबरदस्त तहस नहस की, और क्षतिग्रस्त करने के बाद में रावल जेतर सिंह ने आहड़ के बाद में क्षतिग्रस्त जब हो गए तो चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। चलिए क्या लिखोगे, इस युद्ध के पश्चात मुस्लिम सैनिकों ने, इस युद्ध के पश्चात मुस्लिम सैनिकों ने क्या किया, मुस्लिम सैनिकों ने आहड़ व नागदा को क्षति पहुंचाई, आहड़ व नागदा को क्या पहुंचाई, क्षति पहुंचाई। और इस कारण से, इस कारण से रावल जेतर सिंह ने, रावल जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई, चित्तौड़गढ़ को क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर क्या, चलें आगे क्या, चलिए अब थोड़ी सी घटना आपको और बता देते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी क्यों बनाई। अब देखिए आगे, दिल्ली जो है, दिल्ली में कौन बैठा है, कौन बैठा है दिल्ली में, इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का क्या हुआ कि जब काल आया, कौन सा, किसका काल आया, इल्तुतमिश का काल आया, यानी कि 1236 ईस्वी में क्या हुई, 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई किसकी, इल्तुतमिश की। किसकी मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तब क्या हुआ, गद्दी पे कौन बैठने वाला था, नासिरुद्दीन। कौन बैठा, नासिरुद्दीन, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद में कौन बैठा, नासिरुद्दीन। जब आप इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तब आप इनकी वंशावली देखोगे तो आपको ये जो मैंने करवाया है राजस्थान का इतिहास ज़रूर याद आएगा कि सर ने करवाया था कि हाँ इल्तुतमिश के बाद में नासिरुद्दीन आया था। और नासिरुद्दीन जब शासक बना तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, कौन सी, यूपी। और यूपी में क्या था पहले, कन्नौज एक स्थान पड़ता है, अभी भी है कन्नौज। तो कन्नौज जो पड़ता है, इस कन्नौज में जो शासक था वो कौन था, जलालुद्दीन। कौन था, जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन वो खिलजी नहीं है, ये जलालुद्दीन किसका भाई है, किसका भाई है, इस नासिरुद्दीन का क्या है, भाई है। कौन, जलालुद्दीन, जो कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। और इसने क्या किया, जो भाई है जलालुद्दीन, अब हुआ क्या
कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बाद में नासिरुद्दीन आया। नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन के आपस में हमेशा अनबन रहती थी। ये चाहता था कि मैं इस गद्दी पे बैठूं, और ये क्या चाहता था कि जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि वापस में उत्तराधिकार का संघर्ष हमारे बीच में ना रहे। तो क्या हुआ कि जो जलालुद्दीन पे जब नासिरुद्दीन ने क्या किया, आक्रमण किया, यही सोच के कि अभी तो मैं शक्तिशाली हूँ, दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा हुआ हूँ, तो टाइम से ही इसका काम मैं क्या कर देता हूँ, तमाम कर देता हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे एक दुश्मन तो कम हो। तो क्या हुआ, नासिरुद्दीन ने जलालुद्दीन पे आक्रमण करने की योजना बनाई, और जो सेना थी वो सारे की सारी सेना जलालुद्दीन पे आक्रमण करने के लिए भेज दी गई। जलालुद्दीन को गुप्त सेना से क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन्होंने देखा कि मैं किसके पास जाऊं, तो ये कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, यहाँ गए। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, अपना शेर, कौन सा, रावल जेतर सिंह। शासनकाल 1213 से 1253। तो कन्नौज से चला और कहाँ गया, शरण में गया, किसके पास, रावल जेतर सिंह के पास। और राजपूतों की पहले एक खासियत हुआ करती थी कि जो भी अतिथि आता था, जो भी इनके शरण में आता था, ये अपने प्राणों की भी आहुति दे देते थे उस शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करने के लिए। अब क्या हुआ कि शरण में आया, राजपूत वाद्य है कि जो शरण में आया, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, अपने प्राणों की आहुति भी दे देते थे किसकी रक्षा करने के लिए, जो शरण में आया हुआ शरणार्थी है। तो शरण में आया, बोला कि मुझे परेशान कौन कर रहा है, नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन से मुझे बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए। तब रावल जेतर सिंह ने वचन दिया कि मैं मरते दम तक तुम्हारी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। चलिए जी, अब हुआ क्या ये जो नासिरुद्दीन है, अब इस पे आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद में अब इसकी दुश्मनी किसके साथ हो जाएगी, रावल जेतर सिंह के साथ हो जाएगी। तो इसने कहा, ए रावल जेतर सिंह, वापस कर दे मेरे भाई को जो तेरे शरण में आया हुआ है, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए क्या हो जा, तैयार हो जा। तो रावल जेतर सिंह ने कहा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ, तू भी आ जा, मैं भी आ जा, मैं भी आ जाता हूँ, और दोनों मिलके क्या कर देते हैं, डांस करते हैं। डांस करेंगे क्या, नहीं, दोनों क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और नासिरुद्दीन जो है, नासिरुद्दीन इस पे क्या करता है, आक्रमण, क्या करता है, आक्रमण करता है। कब करता है, 1248 ईस्वी में। लेकिन अफसोस यह आक्रमण असफल रहता है। क्या रहता है, असफल रहता है। और इसकी बात करें, इस पे जो आक्रमण किया था, इस पे जो आक्रमण किया था वो भी कब किया था, 1248 ईस्वी में इस पे आक्रमण किया। और उसके बाद में रावल जेतर सिंह पे आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि नासिरुद्दीन के भाई जलालुद्दीन को शरण देने के लिए किसने आक्रमण किस पे किया, नासिरुद्दीन ने आक्रमण रावल जेतर सिंह पे किया। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आगे लिखवाते हैं आपको। क्या लिखोगे, लिखिए, इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली का प्रमुख शासक नासिरुद्दीन बना, दिल्ली का प्रमुख शासक नासिरुद्दीन बना। क्या लिखोगे कि इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली